डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारा MCQs का सीरीज़ जारी है और इंशाल्लाह आज हम MCQs नंबर 13 पे बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये भी पास्ट पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है और आयनाइजेशन एनर्जी से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। आयनाइजेशन एनर्जी पे मेरी वीडियो मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम MCQs पे बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो नाइट्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है और बोरान है। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये या तो अलोंग द पीरियड पूछा जाता है या ग्रुप में पूछा जाता है। तो अगर आप यहाँ पर देखिए तो पीरियड में सबसे पहले बोरान है, फिर उसके बाद कार्बन है, फिर उसके बाद नाइट्रोजन है और फिर उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन है। सेम पीरियड है। तो सेम पीरियड में जब आप फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी जी इफेक्टिव जो होता है वो इंक्रीज होता है और साइज डिक्रीज होता है। तो इट मीन्स कि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो जो पहले मौजूद है वो बोरान मौजूद है और बोरान की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर डी पिक करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, लेकिन एक चीज़ आपने अपने साथ नोट करना है और वो ये है कि यहाँ पर तो ये MCQs पूछा गया है, लेकिन अगर पूछा जाए लोवेस्ट की बजाय हाइएस्ट का पूछा जाए कि हाइएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है, तो आप कहेंगे कि ऑक्सीजन की है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है और इस एक्सेप्शन को अपने साथ नोट करें, क्योंकि अक्सर MCQs में पूछा जाता है। और वो एक्सेप्शन ये है कि नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा है, यानी नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी हाई है। किस चीज़ से ज़्यादा हाई है, अपने नोट्स में नोट करें किस चीज़ से हाई है, ऑक्सीजन से हाई है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। दिस इज़ बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की वजह से नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा है, क्योंकि जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करते हैं तो इसका आता है यानी P में जो है 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जो कि हाफ फील्ड होता है और हाफ फील्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये दो MCQs मैंने आपको करवा दिया है। कभी एक साल एक MCQs आता है, दूसरे साल दूसरा MCQs आता है, तो आप अपने साथ नोट करें। ठीक है जी, चलो चलते हैं MCQs नंबर 14 की तरफ। MCQs नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द लार्जेस्ट सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। यानी लार्जेस्ट सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, सेकंड आयनाइजेशन, नॉट अ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो इसको सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए वर्ड सक्सेसिव भी यूज़ होता है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का वर्ड भी यूज़ होता है। सो ये आपके सामने है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी सेकंड की बात हो रही है। तो अगर आप यहाँ ऑक्सीजन पर देखें, फ्लोरीन पर देखें, नियान पर देखें और सोडियम पर देखें, तो इन सब का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करें तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1s2, इधर हो जाएगा 2s2, साथ में हो जाएगा 2p6 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3s1। तो अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव करूँ तो जब दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करूँगा तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी। तो यहाँ ज़रा सा गौर करना, ये जो सोडियम है इससे जब हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो इसका अगला शेल हो गया दूसरा और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया 2p6 कंप्लीटली फिल्ड। 2p6 कंप्लीटली फिल्ड, और कंप्लीटली फिल्ड जब होता है ना तो क्या होता है आपके पास 2p6 कंप्लीटली फिल्ड जो होता है वो स्टेबल होता है। इसका भी अगर आप कर लें तो ये भी हाफ फिल्ड रहेगा, ये नहीं पार्शियली फिल्ड रहेगा एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद। इसका भी अगर आप कर लें तो ये भी आपके पास ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपके पास हो जाएगा 1s2, फिर हो जाएगा 2s2 और साथ में हो जाएगा 2p क्या हो जाएगा आपके पास 4 हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो इसको ज़रा सा गौर करें, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन निकालने से हो जाएगा 2p क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पर पार्शियल हाफ फील्ड बन जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा कंप्लीटली फील्ड। कंप्लीटली फील्ड इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ द पार्शियली फील्ड। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर देख भी लेना तो यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं, यहाँ पर प्रोटॉन है 8 और अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर प्रोटॉन है 11। तो ये 11 से निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक है, और ये कंप्लीटली फील्ड इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ द हाफ फील्ड। ठीक, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। द कंपाउंड MCQs नंबर 15 पे चलते हैं। द कंपाउंड विच इज़ प्योरली एसिडिक इन कैरेक्टर। तो एसिडिक इन कैरेक्टर की बात यह है स्टूडेंट, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये मेटल का हाइड्रोक्साइड है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम भी मेटल है, लेकिन ये अगर आप ग्रुप में इस तरह से चले जाएँ तो मैग्नीशियम, सोडियम आता है, सोडियम के बाद मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम है। तो मेटालिक कैरेक्टर पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। यानी अगर ये मेटल है, ज़्यादा मेटल है, तो ये भी मेटल है लेकिन इसके मेटालिक कैरेक्टर मैग्नीशियम से थोड़े से कम है। ठीक है, और अगर आप सिलिकॉन पर आ जाएं तो सिलिकॉन तो आपके पास नॉन मेटल या मेटलाइड में हम इसको कंसीडर करते हैं और यहाँ पर क्या हो जाएगा नन ऑफ दिस। तो इनमें आपने एक चीज़ को सोचना है कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब आप जाते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब आप जाते हैं इन अ पीरियड तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं। और अगर आप यहाँ पर आ जाएं तो कार्बन तो सिलिकॉन जो है वो
कहाँ पर मौजूद है, कार्बन के नीचे मौजूद है, कार्बन के नीचे सिलिकॉन मौजूद है, तो इसको भी नॉन मेटल कंसीडर किया जाता है। तो जितना मेटालिक होगा, जितना मेटालिक हाइड्रोक्साइड होंगे वो सारे के सारे बेसिक होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे, बेसिक। तो ऐसे जाते हुए बेसिक करेक्टर डिक्रीज एंड एसिडिक करेक्टर विल इंक्रीज, तो सिलिकॉन पर पहुंचते हुए कौन सा करेक्टर आया होगा, एसिडिक करेक्टर आया होगा, तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी। यहाँ पर ये वाला जो है, ये वाला बेसिक है, ये वाला एम्फोटेरिक है, और ये वाला क्या है, एसिडिक करेक्टर है, और इसको सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, आर्थ्रोसैलिसिलिक एसिड इसको बोला जाता है। ठीक, अच्छा जी आगे चलते हैं। एक्स वाई एंड जेड, MCQs नंबर 16 पे चलते हैं। इस पे सोचिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। X, Y, and Z are the element in the same short period of the periodic table. The oxides of X is amphoteric. The oxide of X is amphoteric. The oxide of Y is basic, and the oxide of Z is acidic. What is the order of the increasing atomic number of the element? अब अगर आप देखें पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब आप जाते हैं, पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब आप जाते हैं, तो यहाँ पर होते हैं बेसिक होते हैं, एटॉमिक नंबर कम होता है ना, फिर उसके बाद होते हैं एम्फोटेरिक, दरमियान में आते हैं एम्फोटेरिक, थोड़ा सा एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो जाता है, और यहाँ पर आते हैं एसिडिक। सही है। तो जो जेड वाले हैं वो क्या है, एसिडिक है, यानी पीरियड के बिल्कुल इस इंड पर, राइट इंड पर जेड वाले मौजूद होंगे, पीरियड के बिल्कुल इस इंड पर, लेफ्ट इंड पर कौन से वाले मौजूद होंगे, यानी बेसिक मौजूद होंगे, और बेसिक किसके हैं, वाई के हैं, और जो एम्फोटेरिक है वो किसके हो जाएंगे, एम्फोटेरिक जो है वो किसके हो जाएंगे, एक्स के हो जाएंगे, एक्स वाले दरमियान में मौजूद होंगे। तो ये इसका अरेंजमेंट। तो अब आपको पता है कि फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट इन अ पीरियड एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। तो सबसे पहले आपके पास y होगा, फिर उसके बाद x होगा, और फिर उसके बाद क्या होगा, z होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये था डिस्कशन अबाउट द पास्ट पेपर MCQs। देखते रहें, सपोर्ट करते रहें। अल्लाह नेगवान।